हेलो बेटा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 आपकी। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं हम लोग। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 कवर कर रहे हैं हम लोग आज। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, तो आज भी हम लोग बुक के पीछे से शुरू करेंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम लोग पहले अच्छे क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं एंड देन छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अगर कहूँ आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, 3 का 6th क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 3rd है आपका, आई थिंक बुक में, ये आपका पेज नंबर 53। ये क्वेश्चन नंबर 3rd का 6th क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। 3rd का 6th क्वेश्चन आई थिंक, या ठीक। 6th क्वेश्चन वो ये कह रहा है, 5 years hence, right, the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, hence का मतलब होता है बाद में। hence जब भी लिखा होगा तो मतलब आफ्टर, ठीक है। एंड एगो का मतलब पीछे जो होता है, ठीक है। मतलब एगो मतलब ऑफ कोर्स ये तो पता है, सिंपल कॉमन वर्ड्स हैं। हैंस का मतलब यहाँ से। तो उस समय वो बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल के बाद जेकब की जो उम्र है वो अपने ही बेटे के 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी अपने ही बेटे के 5 साल के बाद। तो मैंने मान लिया कि जो जेकब की उम्र है वो x है ना, और जो उनका बेटा है, सन है, उसकी उम्र y है। ये है जेकब की उम्र हो गई, और ये इनके सन की उम्र हो गई, उनके बेटे की उम्र हो गई। तो वो बोल रहे हैं, तो आप सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस में पहले लिख लीजिए x और y एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि ये उम्र किसकी है, जेकब की, फादर की है, और ये उनके बेटे की है। वो बोल रहे हैं 5 year hence, 5 साल के बाद। तो 5 साल दोनों में ऐड कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए प्रेजेंट एज है, ये आपने जो माना है ये प्रेजेंट एज मानी है, आज की एज। तो आज की एज के 5 साल के बाद तो दोनों के 5 साल दोनों ही बढ़ जाएंगे। भाई आज जो बंदा 5 साल का है, 5 साल के बाद 10 साल का हो जाएगा, 10 साल का है तो 5 साल का 15 साल का हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज में वो जो 5 साल बोला गया है वो ऐड कर दिया, सिंपल, कुछ नहीं करा अभी हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला कि द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जेकब की उम्र ये है, ये 3 गुने हो जाएंगे अपने बेटे की उम्र के, 3 गुने हो जाएंगे अपने बेटे की उम्र के 5 साल के बाद। ये ठीक लिखा है। अब ये बराबर है, ये जो इनकी ये अब ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हो गए। जो 5 साल के बाद जो पापा की उम्र है, मतलब जेकब की जो उम्र है, अपने ही बेटे की 3 गुना हो जाएगी। तो 3 टाइम्स जो होगा बेटे की उम्र करोगे तब जो है वो पापा की उम्र मिलेगी, उनके फादर की उम्र मिलेगी, जेकब की उम्र मिलेगी। ये स्टेटमेंट मिल गया आपको। यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। देखो x में और y में एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। फिर उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट बोला है 5 years ago, 5 साल पहले। तो फिर से आप क्या करिए, x और y लिखिए एज इट इज। 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों में 5 साल कम कर दीजिए। सिंपल से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है हर बार में। 5 साल ago, 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son। जो है जेकब की जो उम्र है अपने ही बेटे की कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो ये 7 टाइम्स कर दिया, बस इक्वल का साइन लगा दिया बीच में। बात समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया थोड़ा वीडियो रिपीट करो, फिर देखो जैसे मैंने बोला मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ जाएं। तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन हो तो एज इट इज लिख लीजिए पहले। तो फिर जैसा स्टेटमेंट बोला जा रहा है 5 years ago, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र में 5 साल कम कर दीजिए, क्योंकि x और y आपने क्या मानी है, प्रेजेंट एज मानी है। उन्होंने बोला 5 साल पहले द जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स करना पड़ेगा जेकब की उम्र को, तब कहीं जाके पापा की उम्र के बराबर होगा 5 साल पहले। तो आपको 2 स्टेटमेंट मिल गए, पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा स्टेटमेंट ये था।
अब वो ये चाह रहे हैं कि प्रेजेंट एज बताइए पापा की और उनके बेटे की, मतलब जेकब की एंड हिज सन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो पहले इसको थोड़ी शक्ल इसकी सुधार के लिख लीजिए। ये हो गया x + 5, ये हो गया 3y एंड 15, राइट। थोड़ा वन साइड ले लीजिए सब चीज़ों को, x ये हो जाएगा -3y एंड ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ये ऐसा करिए उधर ही ले जाइए इसको, तो ये हो जाएगा 15 - 5 मतलब 10, राइट। तो आपके पास ये इक्वेशन पहली मिल गई। यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी x - 5, ये हो गया आपका 7y - 35। ठीक है, अब इसको थोड़ा फॉर्मेट में लिख लीजिए। y को इधर ले आइए 7y, ये उधर ले जाइए तो माइनस का बचेगा 30। क्लियर है, आपके पास दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। अभी हमने मेथड्स आपको नहीं सिखाएं, तो आप कोई भी लगा दीजिए, क्योंकि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो ये नहीं बोलेगा आपसे कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको आंसर निकालना है, तो आप कोई सा भी तरीका लगा दिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी एक टर्म को पहले बराबर बना लीजिए। तो मैं जो सेकंड इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, इस इक्वेशन के नीचे लिख दे रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे। तो ये लिखा हुआ है x - 7y इज इक्वल टू -30। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। और देख रहे हैं आप कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही हैं, मतलब x और x है। तो आप सिंपल से जब कभी सेम साइन मिल जाए तो आप सब्सट्रैक्ट कर दिया करें। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, घटाने पे साइन चेंज हो जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि x से x कट जाएगा और ये प्लस का 7y, 3y हो जाएगा 4y और ये बचेगा 30। ऑफ कोर्स ये हो गया आपका 40, राइट। एंड y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10। एक इक्वेशन एक वैल्यू मिल गई आपको। ये y किसकी एज थी, सन की उम्र थी, तो यहाँ लिख दो सन की उम्र है, ये सन की एज आ गई 10 प्रेजेंट। और y की वैल्यू, अब आपको x निकालने के लिए y की कोई भी एक y की जो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। लेट्स से इसमें रख रहे हैं हम लोग, तो x लिखा है -3 इंटू y की जगह पे आप 10 रख दीजिए, इज इक्वल टू 10, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 हो जाएगा, उधर जाकर 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई 40। ये कौन है बेटा, ये है आपके जेकब जो फादर हैं, ठीक है। जेकब की उम्र आ गई 40 एंड उनके जो बेटे हैं वो हैं 10 साल के, 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर्स। और ये भी 10 ईयर्स, सॉरी ये 10 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी कोई उम्र का क्वेश्चन आएगा, आपको एज इट इज़ जो भी है प्रेजेंट एज मान लेनी है। उसके बाद जैसा स्टेटमेंट बोलता है अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। मैं यहाँ मिटा दूँ, हाँ अभी वैसे चलो ठीक है, ये जगह बची हुई यहाँ पे कर लेते हैं, ये जगह काफ़ी है यहाँ पे करने के लिए, राइट। क्वेश्चन है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है व्हेन इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। अब आप ऐसा कीजिए, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता तो है नहीं पहले से, तो आप हमेशा ऐसा करिए, जो चीज़ आपको पता नहीं होती है उसे x मान लीजिए। लेट जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, ठीक है, उसे आप x मान लीजिए। आप उसे x मान रहे हैं और डिनोमिनेटर को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। अब वो जैसा जैसा बोल रहा है आपको वैसे वैसा करिए। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब बनता है, इफ 2 इज एडेड इन द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज 2 दोनों में ही ऐड किया गया। तो आप इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा होगा, x न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। व्हाट ही इज सेइंग दैट 2 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज इन denominator and the fraction becomes 9/11 according to the question we write it down, right। तो यहाँ से थोड़ा सुधार के लिख लीजिए इसको। सुधार के जब आप लिखेंगे तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे केस में हमेशा। जब आप ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 11x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20, 22,
एंड ये हो जाएगा 9y एंड प्लस ऑफ 18, राइट। तो आप इसको थोड़ा फॉर्मेट में लिख लीजिए, -9y हो जाएगा, 9y हो गया ये आपका, एंड उधर ले जाइए आप, माइनस का हो जाएगा 4, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट करके उसकी इक्वेशन बना ली, क्योंकि फाइनली हमको 2 इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करना होगा, है ना। एंड 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 5/6, फाइंड आउट द फ्रैक्शन, राइट। तो अब दूसरा जो इन्होंने क्वेश्चन बोला है वो बोला है कि भैया 3 ऐड किया जा रहा है, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप अगला काम फिर से वही कीजिए। अब इस बार क्या करा गया है, 3 ऐड किया गया है दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो आपका जो फ्रैक्शन है बेटा वो बन जा रहा है व्हाट शुड आई से 5/6, ही इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/6 बन गया। अगेन आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बना लेनी है, इसको आप फॉर्मेट में लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x हो गया प्लस 18 हो गया इज इक्वल टू 5y हो गया एंड प्लस ऑफ 15, राइट। 5 से 5y हो गया एंड 15 हो गया, 6x लिखा है, इधर को ले आओ, ये माइनस का 5y हो गया, ये उधर को ले जाओ, क्योंकि नंबर्स को वन साइड एंड वेरिएबल्स को वन साइड कर रहे हैं हम लोग, तो 18 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 15 है, जब माइनस के 18 में से कम होगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है, मतलब माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, तो माइनस का सिंबल आएगा, जो बड़ा होगा उसकी जीत होगी, सिंपल। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जो आपने निकाली हैं इनको सॉल्व करेंगे एंड वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे। तो सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व करिए। देखो 6x 6x दोनों में सिंपल सा कॉमन दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ, ओह माय गॉड, या ये आई एम सॉरी, यहाँ पे तो ऐसा करते हैं, साफ साफ क्लियरली लिख लेते हैं पहले 11x यहाँ पर माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू -4, आप अपनी अपनी कॉपी में करते रहा करें साथ साथ, माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू -3, ग्रेट। अब आप ऐसा कीजिए, कोई भी y को बराबर बना लीजिए या फिर x को बराबर बना लीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, आप किसी एक को बराबर बना लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि 9 मतलब अगर इसको बराबर बनाने की कोशिश करेंगे y को, तो 5 जो नंबर है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग ऐसा करें तो जो 5 है, जिस नंबर को हम लोग बराबर बनाते हैं उसी के जो कोएफिशिएंट होते हैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कोएफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो अगर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, राइट, और यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग इसके आगे, ये हो गया आपके पास 55x, क्योंकि हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं y को, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा -45y, और ये हो गया आपके पास -20 एंड अगेन 6×54 होता है, ये 54x हो गया, और ये 45 होता है, 45 हो गया, अगेन ये बिकॉज ये तो बराबर होने ही थे, है ना, बराबर करने के लिए आप करा ही था ये तो, एंड ये हो गया -27, ठीक है, 9 3 27 होता है। एंड देन अगेन आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो देखो बेटा ये साइन चेंज हो चुके हैं, डायरेक्टली आप काट दीजिए, एंड ये माइनस का 54 है, प्लस का 55 है, तो ऑफकोर्स एक्स बचेगा, 55 में से 54 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 एक्स बच गया। एंड देन यहाँ पर अगर आप देखें तो 27 बड़ा है 20 से, तो यहाँ पर 7 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, वहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, चाहे आप जो आपने मल्टीप्लाई किया उसमें इसमें रख लीजिए, चाहे आप इसमें रख लीजिए, सेम ही वैल्यू आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो लेट्स से अगर मैं पहले इक्वेशन में रख रहा हूँ उसको, x की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 11 × 7 मतलब 77 एंड माइनस ऑफ 9y, राइट, इज इक्वल टू -4। भाई 7 आप इसमें रख देंगे तो 11 × 7 77 हो जाएगा, -9y। तो अब देखो एक ही वेरिएबल बचा है, ये प्लस बना लीजिए इसको, तो उधर ले जाइए 9y, इस पूरे को उधर लेगा तो नंबर्स को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, एंड 77 और 4 कितने हो जाते हैं बेटा, 81 हो जाते हैं, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9, क्योंकि 9 नहीं 81 होते हैं,
9 9 जा 81, ठीक है। तो आपके पास x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो आपको क्या बताना था, फ्रैक्शन बताना था एक्चुअल में। तो x और y आपने फ्रैक्शन एज्यूम किया था, न्यूमरेटर में x एज्यूम किया था आपने और डिनोमिनेटर में y एज्यूम किया था। तो जो फ्रैक्शन होगा बेसिकली वो क्या होगा, x ओवर y, मतलब 7/9। यह आपका आंसर होगा, यह आपका वो फ्रैक्शन होगा जो वो क्वेश्चन में पूछना चाहता है आपसे। हेंस दिस इज आंसर, राइट। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये। एक्चुअली इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, बहुत इजी तरीका होता है, लेकिन वो अभी आपको मतलब बताना ज़रूरी नहीं है। जब आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी में आपको कराऊंगा किसी बड़े कॉलेज के, लाइक AMU हो गया या फिर JNU हो गया, सॉरी जामिया हो गया, या फिर किसी भी प्रीशियस, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसमें अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं टोटल, और बहुत ही फ्रैक्शन बेसिस पे ये इजी बन जाता है। लेकिन अभी आपकी उम्र पे आप ऐसे ही करो, बिकॉज आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको नंबर इसी बेस पे मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसके और भी तरीके हैं, जब हम लोग आगे आपको तैयारी करेंगे बता देंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है 4th क्वेश्चन, ये आपका 5th क्वेश्चन था, है ना। 6th ये था एंड 5th ये था। तो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th देख रहे हैं, ठीक है। 4th अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़िए आप लोग मेरे साथ में। क्वेश्चन में लिखा है द टैक्सी charges in a city consist of fixed charge together with the charge of a distance covered, right। एक टैक्सी है जो चार्जेस करती है in a city consist of fixed charge together with the charge for a distance covered। तो कुछ उसका फिक्स चार्ज है और फिर फिक्स चार्ज के बाद जो डिस्टेंस जितनी कवर करेगी उतने ही वो चार्ज लेगी। तो उसने कहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर वो 105 रुपये चार्ज करती है, टैक्सी वाला 105 रुपये चार्ज करता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही चार्ज 155। व्हाट इज़ द फिक्स चार्जेस, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, राइट। तो आप मान लीजिए हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, राइट। तो वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब वो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टैक्सी जो चार्ज करती है, तो एक्चुअली चार्ज जो टैक्सी का जो फेयर है वो कुछ फिक्स चार्जेस भी है, फिक्स चार्ज है, और साथ में क्या है, वेरिएबल चार्ज भी है, चार्ज है, और प्लस क्या होगा आपका पर किलोमीटर के हिसाब से वेरिएबल चार्ज होगा, मतलब चार्ज जो होगा पर किलोमीटर भी होगा, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर भी रहेगा हर बार में, कुछ इस तरह से होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155, राइट। तो आप फिक्स चार्ज मान लीजिए x है, आपने अज्यूम कर लीजिए कि जो फिक्स चार्ज है वो x है, राइट। तो 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना चार्ज किया है, 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज किया है कितना, 105 रुपये, 105 रुपये चार्ज कर रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए। और फिर उन्होंने कितना करा है, फॉर 15 किलोमीटर जर्नी के लिए उन्होंने कितना कर रहे हैं चार्ज, वो कर रहे हैं 155 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर आर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर उन्हें जाना है तो कितना चार्ज उन्हें देना पड़ेगा ये बताना है, और आपको ये भी बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और वेरिएबल चार्ज कितना है। तो आप ऐसा करो, जो वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से आप ऐसा करो, जो फिक्स चार्ज है वो x मान लिया है आपने, और जो वेरिएबल चार्ज है उसे y मान लीजिए। जो चार्ज पर किलोमीटर का हिसाब है 1 किलोमीटर में आपको y रुपये देना पड़ते हैं, ये मान लीजिए। जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है, और जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, लेट्स से आपके घर पर आपने कोई बस करी, बस करने के बाद उसके कुछ मिनिमम चार्ज होगा कि भाई ठीक है हम यहाँ से जाएंगे 2000 रुपये में, और उसके बाद आपको आपका जो पर किलोमीटर का हिसाब भी पड़ेगा साथ में, है ना, पर किलोमीटर का हिसाब भी पड़ेगा। कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, जैसे
जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके घर पे कोई टीवी सही करने आया, टीवी करने आने के पैसे उसके फिक्स हैं। अब उसके बाद में जितना भी काम उसके अंदर होगा उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, तो वो जो काम जो होगा उसके पैसे ये हो गए और जो फिक्स चार्ज है वो ये हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग, राइट। और कुछ इस तरह से, जैसे फिक्स चार्ज हो गया एक्स और वेरिएबल चार्ज वाई किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब वाई रुपीज़ देने होंगे 1 किलोमीटर के। तो उन्होंने 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, वाई 10 ये किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर चलने के 105 रुपये दिए गए। तो फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू कितना रुपये दिया गया है, 105 रुपये दिए गए। जो पैसे दिए हैं उनको 105 रुपये दिए। फिर उन्होंने क्या करा, फिक्स चार्ज होगा और फिर वेरिएबल चार्ज होगा 15 इंटू वाई, और वो कितना रुपीज़ पेड कर रहे हैं, 155। ठीक है, समझ में नहीं आई आपको बात। देखो फिक्स चार्ज देना है और ये जो वाई आपने माना है 1 किलोमीटर का माना है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा, 10 वाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। और अगर फिक्स चार्ज ये है, फिर आपने 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई चार्ज है, 15 किलोमीटर का 15 वाई हो जाएगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। आप इसको ऐसा करेंगे क्योंकि एक्स एक्स सेम दिख रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये कट गए। उसके बाद में आपका माइनस का 5 वाई बचेगा यहाँ से, एंड यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 50, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 50, y की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। y की वैल्यू जैसे 10 आई है आपके पास, आप तुरंत इसमें रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ 10 रख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा x, ये 10 जब इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 105। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 5, क्योंकि ये 100 उधर आएगा, कम हो जाएगा 105 में से। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब आप ये बताइए, आपके पास फिक्स चार्ज आ गया, फिक्स चार्ज कितना आया है, 5 रुपये आया है, और वेरिएबल चार्ज कितना आया है, 10 रुपये। तो 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, फिक्स चार्ज आपने y किलोमीटर y रुपीज़ देना पड़ते हैं 1 किलोमीटर के, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए 10 वाई, 15 किलोमीटर चलने के लिए 15 वाई, 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 वाई, और y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 10 आ गई। अब आप सीधा क्या है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 5 और ये प्लस हो गया आपके पास 250, ठीक है। तो कितना आ गई वैल्यू आपके पास, 255 रुपये यू हैव टू पे टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। बात समझ में आ गया आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी ही होगा, एंड वही कह रहे हैं, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इसको सही तरीके से, ठीक है। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट बाइज, खरीदता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, इतने रुपए की। तो आप जो कीमत है बॉल की, एक बैट की, जो बैट की कीमत उसे एक्स मान लीजिए, बैट्स की जो कीमत है, बैट की जो कीमत है एक बैट की वो एक्स मान लीजिए, और एक यहाँ बॉल है तो बॉल की कीमत आप सिंपल सा वाई मान लीजिए, ठीक है। एंड अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ इट 3800। तो भाई कितने हैं, भाई एक की कीमत इतनी है, एक बैट की कीमत x रुपीज़ है, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और साथ में उन्होंने की बॉल भी खरीदी, तो एक बॉल की कीमत जो है ये पर बैट है, पर बैट एक बैट की कीमत है ये, है ना, एक बॉल की कीमत भाई है। तो 7x हो गया, और अपने बॉल खरीदी है 6, तो हो जाएगा 6y, ठीक है। एक बैट की कीमत x है, तो 7 बैट की कीमत जो होगी वो 7x हो जाएगी। इसी तरह से एक बॉल की कीमत y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कीमत 6y रुपीज़ हो जाएगी। और ये टोटल जो उन्होंने ख़रीदा है वो 3800 रुपीज़ का पैसे उन्होंने पेड किए, ठीक है। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में उन्होंने क्या करा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको ये मिटा दीजिए यहाँ से, इसे 1 मान लीजिए। फिर उन्होंने क्या करा, 3 बैट्स लिए, तो 3 बैट्स लिए तो 3x के हो जाएंगे, और साथ में क्या लिया है, 5 बॉल्स लेंगे तो 5y की बॉल हो जाएंगी,
और जो टोटल पेड करे हैं उन्होंने वो 1750 रुपये उन्होंने उस दुकानदार को दिए होंगे। तब वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट्स एज वेल एज द बॉल, राइट। तो एक बॉल की कीमत और एक बैट की कीमत उन्हें बतानी है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। एक बॉल की कीमत आपने x मानी है, एक बैट की कीमत x मानी है, बॉल की कीमत y मानी है। तो उसका मतलब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू बता देनी है। अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। किसी भी एक वेरिएबल को बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स से अगर मैं इसको बराबर बनाने की कोशिश करूं तो कैसे होगा? अगर मैं 3 से मल्टीप्लाइड ऊपर करूंगा, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं ये, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको करना, है ना। तो आप ऐसा कीजिए, इनको थोड़ा दूसरे मेथड से कर लीजिए। आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको फिर से। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाएंगे तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप एलिमिनेशन वाला लगा लीजिए। एलिमिनेशन में क्या होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, x को बराबर कर रहे हैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाइड कर लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ऊपर, और x को बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से नीचे वाली मल्टीप्लाइड करनी पड़ेगी। 7 से हम लोग नीचे वाली मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो जब करते हैं मल्टीप्लाइड तो पूरी इक्वेशन में करते हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो 7 3 हो जाएगा 21 x और प्लस का हो जाएगा 18 y, और इसका 3 टाइम्स ऐसे ही लिख लीजिए आप 3 इंटू, क्योंकि इसको मल्टीप्लाइड करना बिल्कुल महज बेवकूफ़ी हो जाएगी। इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड, ये भी हो गया 21, क्योंकि इसको होना ही था क्योंकि हमने बराबर करा है इसको x को। तो ये हो जाएगा 35 y, और इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए, क्योंकि इससे आप मल्टीप्लाइड करेंगे टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब आपने जैसा किया था वैसा कर लीजिए। इसे माइनस 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 ये कट गए, 18 माइनस 35 में से 18 35 कितने होंगे, ये हो जाएगा 12, राइट। 12 एंड 5 17, माइनस का 17 y बचा, और इधर बचेगा माइनस का ये वाला है। तो आप इसको कर लीजिए, माइनस का ये वाला आएगा तो प्लस का ये हो जाएगा। तो 3 इंटू 00 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही टर्म आएंगे, ये प्लस का टर्म आएगा, ये माइनस का। तो मतलब 00 मतलब 100 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 38 माइनस ये हो जाएगा 7 इंटू 17, सॉरी, तो आप 10 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 380, और ये हो जाएगा 7 इंटू 175। ठीक है, आपने 10 कॉमन ले लिया है दोनों में से, तो ये 380 बचेगा, और ये 175 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाइड में था मल्टीप्लाइड में लिख दिया, और ये माइनस में था माइनस में लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड में दोनों ही थे, मतलब ये प्लस में था, ये माइनस में एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अब आप ऐसा कीजिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 17 दूनी 34 होता है, तो वो कटेगा नहीं। अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, और ले लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना महज बेवकूफ़ी होगी। 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3, 5 जब इसमें से कॉमन लिया, 5 7 35, 3 बजा 5 6 30। ठीक है, और यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया है, ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और 5 5 25। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो और कुछ कॉमन आएगा, और मेरे हिसाब से कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, 17 से कटेगा ये, 17 से ये कटेगा क्या, नहीं कोई नहीं कट रहा है, तो ये अजीब सी वैल्यू आ रही है, पता नहीं कैसी। 7 इंटू 35 आ रहा है, 3 इंटू 76। आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लीजिए इन दोनों को, 3 इंटू 7 आप जब करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 इंटू 76, 76 को 3 से मल्टीप्लाइड कीजिए, ये हो जाएगा 6 3 18, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 हो गया आपका ये। एंड दूसरा वाला जो है आपका 35 इंटू 7 है, मल्टीप्लाइड कीजिए, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 3 21 और 3 24। तो बेटा देखो, दी 245 आ रहा है, 228 आ रहा है, तो 228 बड़ा होगा। 228 45 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, घटेगा 45 में से 28 घटेगा तो 28 से हो जाएगा 30, 40 मतलब 12, 12 5 17, 17 बच रहा है ये। इसमें से जब इसे घटाएंगे 17 बचेगा माइनस का, है ना। अगर आप इसमें से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा होगा ना, ये वाला नंबर बड़ा है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 इंटू 5 इंटू माइनस का 17,
है ना। देखो साफ साफ आगे निकल गई है। अब आप ऐसा कीजिए, y माइनस का आ रहा है तो माइनस से माइनस काट दीजिए और y बराबर क्या आ गया, 10 × 5 × 17 डिवाइडेड बाई 17, 17 मर गया और हो गया y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। देखो हम लोगों ने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत ईजी कर दिया। तो अब ऐसा करके y की वैल्यू जैसी 50 आई है आपकी, आप किसी भी एक क्वेश्चन में उठा के रख दीजिए। लेट्स से मैं इसमें उठा के रख रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें 50 रखता हूँ y की जगह पे, तो ये 7x हो गया प्लस y की जगह 50 रख दिए तो 6 × 5 = 30, 300 हो गया, इज इक्वल टू 3800, 3800। ठीक है, आप 300 रुपये 300 कम कर लीजिए तो 3500 बचेगा। 7x बराबर हो गया 3500, और जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, 500। ठीक है, 500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो एक जो बैट की कीमत है वो 500 रुपये है। ठीक है, एंड जो एक बॉल की कीमत है वो 50 रुपये है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको रब करने से पहले मिटा लीजिए, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मतलब इसका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा पहले ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं जिनका सम सप्ली होता है ना, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, वाह, सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग तब कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम जो हो x + y का जो सम हो वो 180 हो। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई लाइन इस तरह से डिवाइड है, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से 45 खत्म कर दीजिए तो 135 बचेगा। तो मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री उन्हें कहते हैं जो जिनका सम 90 हो। ठीक है, अगर कोई दो एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री हैं, तो लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एक एंगल अगर आपने x माना है, अगर आपने एक एंगल को x मान लिया है तो दूसरा एंगल आप कह सकते हो 180 - x होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने एक को x मान लिया तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल के यहाँ से वैल्यू निकाल लो, y बराबर हो जाएगा 180 - x, है ना। तो दूसरे को कह सकते हो 180 - x। अगर आपने एक एंगल को x लिया है तो दूसरा वाला जो होगा 180 - x होगा। तो आपको ये अज्यूम करना होगा कि जो एंगल आप ले रहे हैं लार्जर वाला, तो लार्जर मान लीजिए जो लार्जर एंगल है हमारा वो x है, x इज द लार्जर एंगल। ठीक है, अगर आप ऐसे लार्ज एंगल मान रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये वाला जो आएगा छोटा एंगल आएगा। ठीक है, तो 180 में से जो बड़ा वाला घटेगा छोटा वाला आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री। मतलब जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, जो दोनों मतलब दो जो एंगल हैं उन दोनों को जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 18 आ रहा है। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री। मतलब अगर आप बड़ा वाला में से छोटे वाले को जब घटाएंगे तो छोटा वाला क्या है, 180 - x है। आपने अज्यूम कर लिया x बड़ा है तो ये छोटा आएगा कोर्स। तो ये जो वेरी कर रहा है, एक्सीड कर रहा है कितने से, 18 डिग्री से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 2x - 180 = 18, और हो गया 2x बराबर हो गया आपके पास 18 + 180, और यहाँ पर हो गया आपके पास 18 और ये 180 मतलब कितना हो जाएगा प्लस 198। ठीक है, एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 198/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 198/2 का मतलब हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 200 का आधा 100 होता। ठीक है, तो ये 99 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 99 आ जाएगी तो बोलना फाइंड आउट देम।
फाइंड आउट, जब एक वैल्यू 99 है दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू 180 में से कम कर लीजिए, दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो y होगी, मतलब वो 180 में से आप 99 घटा लीजिए। जब करेंगे ऐसा तो आप 100 कम करते तो 80 आता है ना, क्योंकि आपने एक बढ़ा दिया तो 81 आएगा। ठीक है, 81 डिग्री जो होगा वो y होगा, मतलब जो छोटा है वो 81 एंगल आ रहा है और जो बड़ा एंगल आएगा वो 99 होगा। देखो सिंपल सा उन्होंने बोल रखा था, उन्होंने अजीब सा बोला लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपने मान लिया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल को x मानेंगे, दूसरा ऑफ कोर्स 180 माइनस x आएगा, है ना, क्योंकि 180 में दूसरा एंगल निकलेगा। तो आपने मान लिया कि जो बड़ा एंगल है वो x है, तो छोटा एंगल ऑफ कोर्स ये होगा। तो जब इन दोनों को घटाएंगे उनका जो अंतर आ रहा है वो 18 डिग्री है, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 एक्सीड कर रहा है, प्लस है, ज़्यादा है। वो आपने इन दिस फॉर्मेट आपने लिख दिया, सिंपल सा आपने सॉल्व करा, आंसर आ गया आपके। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर उसने बोल रहे हैं, एक नंबर आप x मान लीजिए, दूसरा नंबर y मान लीजिए। तो वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस है उनका वो 26 है, तो एक x माइनस वाई जो है 26 है। तो आप ये एंगल बड़ा मान रहे हैं ना, ये एंगल बड़ा है, बिग है, ये लार्ज है, मतलब ये जो नंबर है ये बिग नंबर है, क्योंकि जब आप बड़े में छोटा घटाएंगे तभी प्लस आएगा, तो ऑफ कोर्स ये स्मॉल ही होगा, कॉमन सेंस, क्योंकि आप बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ घटाएंगे, प्लस की अगर बड़ी चीज़ है तो प्लस का ही नंबर आता है, राइट। तो आप कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, वन एंड वन नंबर इज लेस, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक जो नंबर है तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट बोला वन नंबर, तो आप बड़े वाले को मानेंगे ना, जब आप बड़े में से कम छोटा घटा रहे हैं तो बड़ा वाला ऑफ कोर्स ये होगा, ये छोटा वाला कितना होगा, 3 टाइम्स दे रखा है उन्होंने कहा है कि वो 3 टाइम्स है, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो 3 टाइम्स छोटे वाले को 3 टाइम्स कर देंगे तो ये बराबर आएगा, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि y बराबर 3 इंटू एक्स, नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। फिर आप इसको छोटे वाले को 3 गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा, है ना, बड़े में से छोटा घटाएंगे तब अंतर 26 आएगा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x बड़ा है, x बड़ा है y से, इसलिए आ रहा है। इसलिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते x इज इक्वल टू 3y करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करिए, सब्सटीट्यूशन का मेथड का अप्लाई कर लीजिए, सब्सटीट्यूशन x बराबर 3y, इसमें यहाँ उठा के रख लीजिए, ये हो जाएगा x बराबर 3y लिख दीजिए, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं हम लोग, सीधा सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, x इज इक्वल टू 3y यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस का y इज इक्वल टू 26, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको कम करेंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू आ गया 13, ठीक है, y इज इक्वल टू आ गया 13। तो ऑफ कोर्स यहाँ रख दीजिए y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 39, 13 39 होता है, ठीक है, 39x आ गया, x की वैल्यू आ गई 39। तो ऑफ कोर्स जब इन दोनों का आप घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 26 आएगा, कॉमन सेंस, और ये देखो 3 गुना है इसके अकॉर्डिंगली। तो ये आपकी तीसरा जो क्वेश्चन था वो सारे पार्ट्स हम लोगों ने करा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब ये वीडियो हम यहीं रोक रहे हैं, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे ही क्वेश्चन करके दिखाएंगे। जब तक के लिए इसको नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच।